नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा 20 जुलाई का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो पुलिस के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे उसमें से एक था यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स के अंतर्गत पैलेट गन का उपयोग। अब यहां पर जो एलिगेशंस लगाए गए थे, पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कंप्लीट यूज ऑफ पैलेट गन्स के ऊपर और उसके प्रोहिबिट करने की डिमांड कर देते हैं। कंप्लीट उसके यूजेस के ऊपर को प्रोहिबिट करने की डिमांड कर देते हैं। मतलब यहां पर आप समझिए कि अगर भविष्य में कोई प्रोटेस्ट होता है और अगर वो प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसमें कितना ही बड़ा विवाद हो जाए, कितनी ही आगजनी हो जाए, कितनी ही पत्थरबाजी हो, उस सिनेरियो में भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पिटिशनर नहीं चाहते कि पैलेट गन का उपयोग हो। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू की बात आ जाती है, परसेप्शन की बात आ जाती है। हो सकता है कि आपका परसेप्शन मेरे से डिफरेंट हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पैलेट गन का उपयोग सिर्फ उसी सिनेरियो में होता है जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अब आपके और मेरे नजर में एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पर आपका क्या विचार है, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियरली बोल दिया है कि पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पैलेट गन्स का यूज कर सकती है, वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत। अब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्या है, यहां पर यह भी चीज क्लियर करी सुप्रीम कोर्ट ने कि कंप्लीट बैन और ब्लैंकेट बैन भी पैलेट गन्स के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। अब पिटिशनर जो डिमांड कर रहे थे, इंटरेस्टिंगली वो ये चाह रहे थे कि कंप्लीट बैन लग जाए, प्रोहिबिट हो जाए, लेकिन यहां पर पिटिशनर को ना एंटरटेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अगर एडवाइजरी में, रेगुलेशंस में यूज ऑफ पैलेट गन से अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस तो फिर हो भी सकता है। क्योंकि जो प्रोटेस्ट था उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं शामिल थे दोस्तों, उसमें 2873 जो मिसक्रिएंट्स थे वो भी शामिल थे। और अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे, उनकी बैकग्राउंड देखेंगे, तो रेप क्रिमिनल्स जो थे वहां से लेकर जो सीरियस मर्डर क्रिमिनल्स थे वो तक शामिल थे। मतलब यहां पर प्रोटेस्ट तो बहुत पहले ही हाईजैक हो चुका था, वो तो उन्हीं के पैसों से मजे कर रहे थे, मौज कर रहे थे और वहां पर रह के चाह ही रहे थे कि उन्हें यह अवसर मिल जाए। तो अगर ऐसी स्थिति में पुलिस ने ये किया भी, तो आप ये भी समझिए कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब तक पत्थरबाजी नहीं होगी तब तक पुलिस अपनी तरफ से एक्शन लेगी भी नहीं, और पुलिस को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ये स्टेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर वही बिगड़ जाए तो इससे पहले माहौल पूरे शहर का ही खराब हो, ये बात जायज होती है कि उसे पहले ही नियंत्रित कर लिया जाए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का दोस्तों क्यूआर कोड दिया है। अगर आपने अभी भी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, आपको अपडेट्स नहीं मिल पा रहे, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहां पर नंबर ऑफ अपडेट्स मिल जाएंगे। आपको यह तो पता ही होगा कि 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के बाद ही पिटीशन फाइल की गई थी, और जो एलिगेशन लगाए थे वो बहुत छोटे मोटे नहीं थे, सीरियस एलिगेशंस माने जाते हैं। उल्टा पुलिस को ही बोल दिया गया कि आपने एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स किया है, और इसलिए पिटिशनर ये चाह रहे हैं कि मेटालिक पैलेट गन्स जो होती है, जो प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में यूज की जाती है रोकने के लिए प्रोटेस्ट को, उसके ऊपर कंप्लीट प्रोहिबिशन होना चाहिए, कंप्लीट बैन लगना चाहिए। और यहां पर यह तक बोल दिया गया है कि क्योंकि पैलेट गन से सीवियर इंजरीज होती है तो सरकार भी इसके ऊपर सोचे, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, इसके ऊपर पूर्णतः निषेध लगे। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट दिया गया वो सिर्फ यह था कि जो एग्जिस्टिंग बीपीआरडी गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत पैलेट गन्स का लिमिटेड यूज किया जा सकता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। लेकिन फिर भी कोर्ट का जो फोकस है उसे जरा ध्यान से सुनिए। कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि पुलिस ने एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया कि नहीं किया, और इसके अलावा पैलेट गन का यूज वाकई में नेसेसरी था भी कि नहीं था, और जो फोर्स डिप्लॉय की गई थी वो प्रोपोर्शनल थी भी कि नहीं थी। क्योंकि यहां पर आपको ध्यान होगा कि स्टार्टिंग में प्रोटेस्टर्स की खुद दिल्ली पुलिस ने सहायता करी है, लेकिन 20 जुलाई जैसे ही मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ, देखा कि हाथ से प्रोटेस्ट जा रहा है, पत्थरबाजी चालू होगी, दुकानों को जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, तो अपने आप में ये स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते जो खुद की पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करें। और यहां पर इसीलिए जो पुलिस ने स्टार्टिंग से फेशियल रिकॉग्निशन जो किया था वो यहां पर सक्सेसफुल नजर होते आ रहा है। मतलब उनकी तरफ से भी जो एक मॉडर्न पुलिसिंग के तहत उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, उसने पूरे इस प्रोटेस्ट के अंतर्गत जो मिसक्रिएंट्स थे उसको भी एक्सपोज किया, देश के सामने रखा। अब मैं आपको उनका बैकग्राउंड भी बताऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको नहीं पता कि पैलेट गन होती क्या है तो इसको समझिएगा जरा ध्यान से। पैलेट गन वो गन्स होती है जिससे आपके छोटे स्मॉल टाइप के, आप बोल सकते हैं कि मेटालिक पैलेट्स निकलते हैं, और वो मेटालिक पैलेट्स वैसे तो लेस लीथल होते हैं, लेकिन लेस लीथल होना एक अलग बात है, नॉन लीथल होना एक अलग बात है। लेकिन ये जो लेस लीथल वेपन होते हैं ये भी कई बार लीथल हो सकते हैं, क्योंकि ये सीरियस इंजरी देते हैं।
और किस तरह की, इसमें परमानेंट आई इंजरीज हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्कल इंजरीज हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और कुछ सर्टेन सिनेरियो में डेथ भी हो सकती है। ये रेयर ऑफ द रेयर केस का मामला है कि डेथ हो जाए। लेकिन आपको पता है कि जब कभी भी मॉब वायलेंट होता है, प्रोटेस्टर्स वायलेंट होते हैं, तो सरकार के पास भी विकल्प होता है कि वो प्रोटेस्ट में शांति लाए, शहर में शांति लाए, क्षेत्र में शांति लाए, ताकि स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। तो यहां पर वही है, इसका यूज उसी वक्त होता है जब क्राउड को कंट्रोल करना होता है, राइट मैनेजमेंट की ड्यूरेशन में होता है और वायलेंट मॉब को डिस्पर्स करना होता है। मतलब ये भी उसी वक्त यूज किया जाता है जब सिनेरियो ही एक्सेप्शनल होते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता। जैसे कि दिल्ली पुलिस स्टार्टिंग में कर रही थी, आपको ध्यान होगा, पानी तक के लिए वो प्रोटेस्टर्स से पूछ रही थी। बहुत बार प्रोटेस्टर्स के जो भी परेशानियां थी उसको दिल्ली पुलिस ने सुना भी, और लगातार हर एक चीज का, हर एक इंसिडेंट का दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्डिंग भी की है, क्योंकि ये एक तरीके का दिल्ली पुलिस का नया रवैया था जो पूरे देश को देखने को मिला। खुद वो प्रोटेस्टर्स को सहायता कर रहे थे, और बल्कि प्रोटेस्टर्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी भारत में जो डिप्लॉय फोर्सेस थी उनका मजाक उड़ाने में। प्रोटेस्टर्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी उनको उकसाने में। तो जब तक उकसाया नहीं गया तब भी उनका टॉलरेंस लेवल ब्रेक नहीं हुआ। वो तो इंटॉलरेंट उस वक्त हुए जब सामने से पत्थरबाजी चालू हुई। अब आप इसको समझ सकते हैं कि ये भी यूजेस भी डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन जनरेट हुई है। अब आपको समझना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पैलेट गन का यूज ग्रेडेड रिस्पॉन्स फोर्स के तहत किया गया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट सेज पैलेट गन्स आर वन स्टेज ऑफ द ग्रेडेड पुलिस रिस्पॉन्स। अभी ग्रेडेड पुलिस रिस्पॉन्स क्या होती है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने खुद पक्ष लिया। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट चल रहा है, इमेजिन करिए, तो उसमें कुछ नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं। अगर स्टैंडर्ड एस्केलेशन है तो परसुएशन ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, जो कि समय समय पर खुद दिल्ली पुलिस कर भी रही थी। प्रोटेस्टर्स से निवेदन कर रही थी कि बैरिकेटिंग मत क्रॉस करिए, आप अपने सीमित दायरे में रहिए, क्योंकि बैरिकेटिंग के इस तरफ जंतर मंतर का एक सीमित दायरा होता है, उसके इर्द गिर्द बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। अब आप इमेजिन करिए कि जिस वक्त मॉनसून सेशन चल रहा है, हाई सिक्योरिटी वाले सारे वीआईपी संसद के अंदर मौजूद है, तो फिर क्यों आपको भी उकसाया गया कि आप संसद तक मार्च करिए, जबकि आपके पास खुद परमिशन नहीं है, और उस वक्त मार्च करिए जब इंपॉर्टेंट बिल्स उस वक्त इंट्रोड्यूस होने वाले थे पार्लियामेंट में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे गंभीरता से, तो उकसाने का प्रयास किया गया बच्चों को, और बच्चे उसमें फंसते भी चले गए। लेकिन भुक्तभोगी कौन हुआ? वही बच्चे जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, खून निकला, दोनों तरफ से खून निकला। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पुलिस एक्शन के जो पुलिस फोर्सेस थे, जो वहां पर पुलिस आपके इंडिविजुअल्स थे, उनको भी बहुत नुकसान हुआ, उनको भी इंजरी हुई, बच्चों को भी इंजरी हुई। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कंप्लीट सिनेरियो में लाभ किसको मिला? मिसक्रिएंट्स को। तो आप समझिए कि स्टार्टिंग में पुलिस ने भी परसुएशन का काम किया। फिर देखिए स्टैंडर्ड एस्केलेशन में सेकंड होता है बैरिकेटिंग का। अब बैरिकेटिंग भी इसलिए लगाई जाती है ताकि प्रोटेस्टर्स कंट्रोल में रहे, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाता है तो फिजिकल रिस्ट्रेन किया जाता है, गिरफ्तारी की जाती है पुलिस के द्वारा। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर वाटर कैनन्स का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि मात्र दिल्ली में ही नहीं, केरला में भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, उनके ऊपर वाटर कैनन्स का यूज किया गया। बिहार में भी चल रहा था, पंजाब में भी चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्तीफा एक ही का मांगा जाए। पेपर लीक अन्य राज्यों में भी हुए थे, वहां पर पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स का भी यूज किया, वाटर कैनन्स का भी यूज किया। इवन दिल्ली के प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि जब जब फिजिकल रिस्ट्रेन से भी काम नहीं बना तो टीयर स्मोक भी छोड़े गया। इसलिए छोड़ा गया टीयर स्मोक ताकि भीड़ जो है वो छट जाए, लोग वहां से भाग जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जब काम नहीं बना तो पैटर्न चार्ज भी हुआ था, क्योंकि सिचुएशन ही अनअवॉइडेबल हो गई थी। यहां पर जो प्रोटेस्टर्स थे वो गाड़ियों को फूकने लग गए थे, आग लगाने लग गए थे, दुकानों को नुकसान लगाने लगे थे। इवन कुछ इमेजेस ऐसी हुई है जिसमें ऑटो ई रिक्शा को भी डैमेज किया गया था। अब जब वो भी नहीं हुआ तो फिर देखिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में पैलेट गन्स का यूज किया गया। मतलब यहां पर लास्ट स्टेज है ग्रेडेड पुलिस रिस्पॉन्स में पैलेट गन्स की, और इसका सिंपल सा प्रिंसिपल होता है मिनिमम फोर्स नेसेसरी टू रिस्टोर पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव था पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। अब यहां पर इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो उन्होंने ग्रेडेड रिस्पॉन्स फोर्स के बाद बताई। उन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग एडवाइजरी के अंतर्गत पैलेट गन्स का यूज लीगल है, मतलब वैधानिक है। कोर्ट कैन नॉट प्रोहिबिट देम अनलेस रेगुलेशंस देमसेल्व्स आर चैलेंज्ड। मतलब जो पिटिशनर चाह रहे थे कि इसे कंप्लीट प्रोहिबिट कर दिया जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक उसके ऊपर कोई नया रेगुलेशन नहीं बनता। लेकिन फिर भी अगर कोई भी एलिगेशन लगे हैं पुलिस के ऊपर भी, तो वो सब जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंतर्गत होंगे। पुलिस एक्शन को इसके लिए अकाउंटेबल भी ठहराया गया है।
मतलब सिरे से इनकार भी नहीं किया है कि अगर पैलेट गन का यूज हुआ भी है तो स्क्रूटनी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन प्रोहिबिशन नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी पुलिस की ही जिम्मेदारी होती है। इसलिए सरकार को डायरेक्शन मिला है, इमेजिन करिए, सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि आरएएफ का जो एम्यूनेशन है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। मींस रैपिड एक्शन फोर्स ने जितनी भी गोलियां चलाई है, जो भी चीज हुई, जो भी उनका खर्चा हुआ है एम्यूनेशन के रिगार्डिंग, उसके रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया जाए ताकि उसको क्रॉस चेक किया जा सके, उसके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटनी बिठाई जा सके। अब यहां पर वही बात आती है, देखिए, क्योंकि इसका बार बार नाम आ रहा है, मतलब यहां पर राइट टू लाइफ को स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करता हुआ आपको दिखेगा सुप्रीम कोर्ट। कैसे दिखेगा? क्योंकि जब भी कभी सिटीजंस राइट की बात आती है तो देखिए, सिटीजंस राइट में राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, ह्यूमन डिग्निटी आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सेसिव फोर्स एंड फेयर प्रोसीजर, ये सब हर एक इंडिविजुअल को मिले हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में। लेकिन इसी के रिगार्डिंग अगर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे तो देखिए, जो चीज नागरिकों के हित के लिए है, कई बार वो सरकार के लिए, जो राज्य सरकार होती है, उसके लिए अहितकारी हो जाती है। क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जिसके लिए वो पैलेट गन का यूज कर सकती है, जिसके लिए हो सकता है कि राइट टू लाइफ और डिग्निटी जो दो शब्द है वो स्ट्रेन हो जाए। पब्लिक प्रॉपर्टी को वो प्रोटेक्ट कर सकती है, प्रोटेक्शन के लिए वो किसी भी तरीके का फोर्स यूज कर सकती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सेसिव फोर्स नागरिकों का अधिकार है, लेकिन वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए वो एक्सेसिव फोर्स का यूज कर सकती है। और फेयर प्रोसीजर में देखिए, रीस्टोर पीस में मतलब सरकार पीस को रीस्टोर करने के लिए किसी भी तरीके को अपना भी सकती है। तो यहां पर वही की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल आता है, अगर फोर्स से डिप्लॉय हो भी रही है तो लीगल होनी चाहिए, नेसेसरी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए और लास्टली अकाउंटेबल होनी चाहिए। अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन तो क्लियर मिल गई, लेकिन फिर भी क्राउड कंट्रोल टूल्स की अगर बात की जाए तो देखो, पैलेट गन्स यहां पर हमेशा आपको आखिरी में मिलेंगे, क्योंकि अगर इसकी इंजरी रिस्क की बात की जाए तो काफी हाई होती है और एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही यूज होता है। लेकिन हर कभी आपको पैलेट गन का नाम नहीं सुनने मिलेगा। आपको ध्यान होगा जब कश्मीर में 370 हाँ और हटने के ठीक पहले कश्मीर में भी भयानक लेवल की पत्थरबाजी होती थी दोस्तों। इतनी पत्थरबाजी होती थी कि पत्थरबाजी की आड़ में कई बार तो जो हाईली टेररिस्ट वाला एरिया होता था, जहां पर टेररिस्ट थे, एक प्रयास यह भी किया जाता था कि पत्थरबाजी के नाम पे पाकिस्तानियों को भारत में इन्फिल्ट्रेट कराया जाए ताकि वो आतंकवादी गतिविधियां कर सके। तो उसको भी रोकने के लिए सरकार ने बाद में पैलेट गन्स का यूज करना चालू किया था। वरना अखबार में एक टाइम ऐसा था कि हर 3 से 4 दिन में आपको एक न्यूज सुनने को मिलती थी कि कश्मीर में पत्थरबाजी हुई पुलिस पर्सनल और कश्मीरियों के बीच में। लेकिन अचानक से पिछले 10 सालों में वो सिनेरियो भी खत्म हो गया और 370 हटने के बाद तो पत्थरबाजी भी खत्म हो गई। तो यहां पर पैलेट गन्स का यूज उसी वक्त किया गया जब एक्सेप्शनल सिचुएशंस जनरेट होती थी, और आखिरी में 370 हटने के ठीक पहले ही यूज किया जाता था, वो भी क्राउड कंट्रोल करने के लिए, राइट को कंट्रोल करने के लिए और आर्मी को भी ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन वहां पर भी आपने सुना होगा कि पैलेट गन के बाद भी, क्योंकि रिस्क काफी ज्यादा रहती है, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाले जो लोग रहते हैं, एक्टिविस्ट जो रहते हैं, जो भारत में भी काम करते थे, वो भी हमेशा इसलिए आ जाते थे सामने कि उसमें उनको लगता था कि इसके माध्यम से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। अब यहां पर वैसे तो अन्य मेथड्स भी है। देखिए, बैरिकेडिंग तो बहुत नॉर्मल होती है, वाटर कैनन भी मॉडरेट में आता है, टीयर गैस भी मॉडरेट में आता है, लेकिन इन तीनों का इंटेंशन सिंपल सा है। ये हर एक चीज इफेक्टिव होती है क्यों? अगर आप देखेंगे क्राउड मैनेजमेंट के लिए, फिर भले ही वो अपने आप में एग्रेसिव हो, वायलेंट हो, पीसफुल हो, लेकिन अगर वायलेंस कन्फ्रंटेशन होता है तो बैटन चार्ज और पैलेट गन का अधिकार यहां पर राज्य सरकारों को दिया गया है। अब बॉटम लाइन यहां पर सिंपल सी है कि अभी भी पैलेट गन सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अब देखिए, यूज भी क्यों किया गया, इसके पीछे का एक छोटा सा मैं आपको पहलू समझाता हूं। दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू 2873 इंडिविजुअल्स को, जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें आइडेंटिफाई किया। देखिए, आइडेंटिफाई किया है। अगर आपको यह लगता है कि ये झूठी खबर है तो इमेजिन करिए कि अगर दिल्ली पुलिस उस वक्त मौजूद नहीं होती, फेशियल रिकॉग्निशन नहीं कर रही होती, तो आप समझिएगा जितने भी बच्चे बच्चियां वहां गए थे, स्पेशली वहां जो बच्चियां गई थी, जिनको आपने देखा भी होगा, जिन्होंने खुद को एक्सपोज किया है, अगर दिल्ली पुलिस नहीं होती तो कुछ बड़ी गलतियां वहां पर हो सकती थी, जिसका अंजाम उन्हीं बच्चों को भुगतना होता। तो यहां पर पुलिस का प्रोटेक्शन उन बच्चों को वहां पर एक ऐसी फ्रीडम दी, ऐसी सिक्योरिटी दी, जिसका वो फिलहाल तो एहसास नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर वो नहीं होते तो 2873 के जो इंडिविजुअल्स थे, जो क्रिमिनल्स थे, देखिए 101 मर्डर केसेस वाले थे, 284 रॉबरी और डकैती वाले थे, 92 वो इंडिविजुअल्स थे, वो क्रिमिनल्स थे
जिनके ऊपर वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंसेस के चार्जेस थे। 61 रेप क्रिमिनल्स थे, 229 आर्म्स एक्ट के क्रिमिनल्स थे, एनडीपीएस केसेस के 67 क्रिमिनल्स थे, 19 किडनैपिंग के थे और अटेम्प्ट टू मर्डर के 62 थे। ओवरऑल आप देखोगे तो यहां पर 2402 क्रिमिनल्स की क्राइम कुंडली डेटाबेस से सीधे मैचिंग हो गई। 471 के पास पुलिस डॉसियर रिकॉर्ड प्राप्त हुए और यहां पर जो टेक्नोलॉजी पुलिस ने यूज की, सीसीटीवी एनालिटिक्स, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, क्रिमिनल डेटाबेस मैचिंग, डिजिटल एविडेंस कलेक्शन, मतलब यहां पर पुलिस ने भरपूर तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया ताकि प्रिवेंटिंग पुलिसिंग हो सके पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के टाइम में भी। इसलिए तो बड़े मजे में दिल्ली पुलिस भी बस ऑब्जर्व करती रही और अगलों ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार आपको नया चेहरा देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी जो फोर्स का यूज किया वो उसको भी कितना ज्यादा जस्टिफाई करता है, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस नहीं होती, इतनी चौकन्ना नहीं होती, तो यहां पर जो 2873 क्रिमिनल्स थे वो किसी भी हद तक जा सकते थे और प्रोटेस्ट तो पहले ही हाईजैक हो चुका था। तो यहां पर बहुत सारी चीजों से बच्चे जो है उनका भविष्य बचा भी है। लेकिन फिर भी जो मेजर टेक अवेज है इस पूरी अगर आप देखेंगे तो पैलेट गन्स को कंप्लीटली बैन नहीं किया गया है। बस एंड पॉइंट यही है कि उसे एक्सेप्शनल सिचुएशंस में यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर यूज किया गया भी है तो जितने भी केसेस हुए हैं सब जुडिशियल स्क्रूटनी के अंतर्गत आएंगे और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है अकाउंटेबिलिटी। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि एसओपी कंप्लायंस और बेटर होना चाहिए, बॉडी कैमरास मैंडेटरी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं मिसयूज के ऊपर मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपरली और स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट मैकेनिज्म जनरेट होने चाहिए और साथ ही साथ पुलिस ट्रेनिंग को भी इंप्रूव करने के लिए कहा गया है। बस यहां पर आपको एक चीज और समझ में आएगी कि अगर फिर से कोई डिबेट छिड़ती है तो वही यही छिड़ेगी कि जो पैलेट गन्स है वो एक कंसर्न पैदा करते हैं हमेशा से कि कैसे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाए और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को भी कैसे सेफगार्ड किया जाए, क्योंकि प्रोटेस्टर्स जो होते हैं उनका काम ही होता है प्रोटेस्ट करना, आंदोलन जीवी जिसे भारत में बोलते हैं। और कुछ आंदोलन तो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी भी होते हैं, लेकिन अगर वही आंदोलन पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते तो वो अपने आप में आंदोलन नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उसमें नुकसान देश का होता है। फिर भी आपके विवेक से आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपका क्या इस मसले पर सोचना है। जय हिंद एवं वंदे मातरम।